वक्त फिर मैंने क्या किया कि इतना पढ़ाई 10th में कर लिया कि उस वक्त का स्कूल का मैं टॉपर बन गया। इंटर्नशिप आधा ही चल रहा था तो सडनली बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट मेरी माँ तुरंत एक ही दिन के अंदर उनका देहांत हो गया उधर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आज जिस गेस्ट को मैं अपने मंच पे लेकर आ रहा हूँ उनका नाम है डॉक्टर प्रशांत पिंगले। ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन बाय प्रोफेशन और वो डॉक्टर का लाइन में तो है ही, अपार्ट फ्रॉम दैट वो और भी कई चीज़ कर रहे हैं। तो आइए उनसे ही जानते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। ओके, लेट्स मीट हिम। वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हम सब में हीरो। और आप तो जानते हैं इसका मकसद कि लोगों को मोटिवेट करना आपकी लाइफ की जर्नी से, आपकी करियर जर्नी से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत में जानना चाहूँगा कि आपकी मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड, आप बचपन में कैसे थे और आपकी फैमिली मिडिल क्लास थी या यू आर वेल टू डू फैमिली? थोड़ा अपनी ऑडियंस को बताएंगे। यस डेफिनेटली, आई एम डॉक्टर प्रशांत। मैं यहाँ पे कोन गांव में ही रहता था जी। बचपन से। हम पूरे टोटल 4 भाई बहन हैं। ओके। मेरे फादर टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में, बीएमसी में। जी। हम चारों भाई थे, मैं सबसे छोटा हूँ। Okay. दो यानी कि हम 2 भाई और 2 बहनें ऐसे थे। ओके। तो मैं सबसे छोटा होने के कारण बहुत ज़्यादा लाड प्यार सब लोगों से मिला है मुझे। और ओके। जो चाहे वो कर सकता था, वो अच्छा, किसी को भी कुछ भी छोटों कर को वैसे सकता कोई है। रोकता नहीं है। हाँ, तो छोटा था और अपने साथ में पूरा 3 की मंडली थी, तो अपना कुछ कमी नहीं गिरी कमी किसी नहीं पे। थी। शांत, ये बताइए आपकी करियर जर्नी कैसी थी? मतलब क्या-क्या आपने किया इस मुकाम को पाने के लिए? हमारी जनता के साथ ज़रा शेयर करेंगे। तो जी। करियर जर्नी बोलेंगे तो वैसे तो नॉर्मल एंड एवरेज स्टूडेंट था, बहुत कोई ऐसा ब्राइटर स्टूडेंट कॉलेज का या स्कूल का नहीं था। जी। नॉर्मल एवरेजली मुझे मार्क्स ऐसे 70-75% तक गिरते थे। ओके। वन डे व्हाट हैपेंड, 9th में जब था मैं, 9th और 10th, आई थिंक 10th में, जी। तो एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि जिसके वजह से बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। अच्छा, ये ये जो अपने जो इंग्लिश की जो लैंग्वेज है, जी। इंग्लिश लैंग्वेज में मैं लिखता था थोड़ा बहुत कुछ, अगर तो वो मुझे बहुत कठिन जाता था। ओके। एज अ वर्नाकुलर मीडियम में, मराठी मीडियम से पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। और ओके। हमारे जो स्कूल था, उस स्कूल के अंदर इंग्लिश का जो एसे राइटिंग का कंपटीशन था, उसके अंदर एक टीचर ने मेरा एसे ऐसा सबको पढ़ के सुनाया कि जितना खराब लिखा है, ओह! ओके। कितना प्रॉब्लमेटिक है, हुँ, कितना हुँ। इश्यूज है, कितने स्पेलिंग मिस्टेक्स है। जी, जी, जी। और वैसे जैसे मुझे सारे हर स्कूल के जितने भी क्लासेस थे उसमें लेके जाते थे, जी। 8th में, 9th में, 10th में, ओके। कि देखो ये इतना बड़ा बच्चा हो गया, इसको ये भी नहीं आता है, ओह वो माय गॉड! भी नहीं ओके। आता है। हुँ। तो अभी इतनी बेइज्जती सहने के बाद फिर थोड़ा टेंशन आ गया। तो जी, जी। पापा को मैंने बोला, पापा एज़ अ टीचर थे, जी। प्राइमरी टीचर थे लेकिन वो, तो हुँ। वो बोले कि ठीक है, जो भी है तुझे स्कूल के अंदर अगर एग्ज़ाम है तो उसमें थोड़ा अच्छा करके दिखाओ, अगर ज़रूर समझ सकते हो तो। करेक्ट। तो पापा थोड़े अच्छे अंडरस्टैंडिंग थे, टीचर थे, तो उनको पता था कि कैसे बिहेव करना है, क्योंकि करना कैसा है। टूट गया था उस वक़्त, बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए नहीं थे होता पूरे है। स्कूल यस, में। यस, यस। तो उस वक़्त फिर मैंने क्या किया कि इतना पढ़ाई 10th में कर लिया कि उस वक़्त का स्कूल का मैं टॉपर बन गया। क्या बात उस है! साल ओके। में अभी भी वो स्कूल के अंदर अपना नाम लिखा हुआ है। जी। मैं फर्स्ट आने के बाद थोड़ा एहसास हुआ कि हम कुछ कर सकते हैं। 10th कर के सकते बाद में फिर 11th साइंस लिया, जैसे एज़ यूजुअल वहाँ उस वक़्त का ट्रेंड था कि कुछ भी हो जाए चलो साइंस में, हैं। बाकी कुछ दूसरा तो जिसको परसेंटेज ज़्यादा गिरते थे, उस हिसाब से हम फिर 11th-12th साइंस में चले गए, जी, जी। बिरला कॉलेज में। वहाँ से फिर पता चला कि कुछ एंट्रेंस वेंट्रेंस होती है। ओके। सीईटी के अंदर क्या होता है कि परसेंटेज मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, जी। लेकिन उसमें कट ऑफ रहता है। कट ऑफ यानी कि जितना एडमिशन करने के लिए जो अपने को चाहिए मार्क्स, उतने जी। अगर नहीं है तो अपने को वो उससे रेस में से बाहर निकल सकते हैं। करेक्ट। उस वक़्त मुझे बीएमएस मिल रहा था, एमबीबीएस छोड़ के मुझे जितने स्ट्रीम थे, उतने सारे स्ट्रीम मिल रहे थे, क्योंकि उसमें भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। जी। लेकिन एमबीबीएस के गवर्नमेंट में लगने के लिए जो कट ऑफ चाहिए था, वो हुँ। नहीं था, प्राइवेट में भी मिल रहा था। जी। लेकिन इसकी वजह से हमने क्या किया, फिर मेरे पापा बोले कि ठीक है, क्या करते हैं, बीएससी में एडमिशन ले लेते। जी। तो मैंने बिरला कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन ले लिया था। ओके। एंड आई हैप्पीली स्टार्टेड माय माइक्रोबायोलॉजी जर्नी, क्योंकि हमारे घर में ऐसा था ही नहीं कि भाई तूने ये कर लिया तो प्रॉब्लम है, ये वो हुँ। कर लिया तो प्रॉब्लम है। करेक्ट। एवरीथिंग लाइक अ फ्री एटमॉस्फेयर। हुँ, हुँ। ओके, मिडिल क्लास फैमिली से थे, लेकिन अच्छे से वो पापा का स्कूलिंग हमारा उन्होंने ऐसा कर रखा था कि किसी से डर ही नहीं लगता था हमें कि कुछ कम मार्क्स आए या कोई इधर कोई दूसरा कुछ इश्यूज हुआ तो। करेक्ट। तो ऐसे करते करते फिर मैंने 1 महीना माइक्रोबायोलॉजी में मैंने गुजारा।
फिर मुझे समझ में आया कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये बहुत माइक्रो लेवल पे जाके चीज़ों को देखना, सुनना, समझना, इससे मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे नहीं, वो सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आ रहा था किसी भी इसमें। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल वापस खुद के लिए दूँगा और रिपीट करूँगा करके सीईटी। उस वक़्त रिपीटेशंस का एक माहौल था। जी, जी। रिपीटेशन पापा ने वही पूछा, फिर अभी क्या करोगे? रिपीट करोगे तो बाद में क्या, अगर नहीं लगा तो वापस? अभी तो तुम्हें लग रहा था बीएमएस में, आयुर्वेदिक में या कोई भी बीडीएस में, वो सब मिल रहा था। जी। तुमने नहीं लिया। अगर नेक्स्ट टाइम इससे भी कम मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा कम आए, फिर ना बीएससी के रहोगे, ना किसी सीईटी के रहोगे। तो क्या करेंगे फिर? तो मैंने बोला कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो भी कोई इश्यू नहीं। पापा से मैंने यही कहा कि कुछ भी हो जाए, कोई इश्यू नहीं, जो भी जैसा भी जितना भी मार्क्स मिलेगा उससे जो मिल जाएगा वो लेके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जी। कि हमें ऐसा ये नहीं है कि यही चाहिए वही चाहिए, ऐसा कुछ था नहीं। तो उन्होंने फिर परमिशन दिया। 1 साल मैंने रिपीट किया घर पे बैठ के। एक छोटा एक क्लास था उस वक्त में, एक क्लास लगा लिया और क्लास के अंदर कोचिंग वगैरह चल रहा था। तो उस हिसाब से सीईटी फिर मैंने नेक्स्ट ईयर बराबर क्रैक हुआ हमारा। और परफेक्ट मार्क्स ज़्यादा आए, अच्छे से आए, क्योंकि जो छूटा था वो बहुत कम मार्क्स से छूटा था। जी, जी। तो अभी मिला तो पर मिला, और वो भी नज़दीक में मिला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो पनवेल के पास में, जो नवी मुंबई में के अंदर कामोठे के अंदर आता है जी, वहाँ पे एमजीएम में मेरा 12th के बाद में अपना मेडिकल के लिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन हो गया। और ये फिर एमबीबीएस में एक बार आप घुस जाते हो तो आपको आटे में जैसे गेहूं जाते हैं, चलो ऐसे पिसने की तैयारी आपकी शुरू हो जाती है। और इतना पिसने कितना कि हर एग्जाम के वक्त हमें लगता था कि हम कहाँ आके फंस गए हैं। निकलने का भी कोई चांस नहीं, पीछे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। लोग बोलेंगे एमबीबीएस में पढ़ना तो पड़ता ही है, उसमें कोई ऐसा हम देखते थे कि मेरा इंजीनियरिंग के फ्रेंड्स इधर जा रहे उधर जा रहे घूम रहे, हम अपने किताबें लेके बैठे सामने। ऐसे 4 साल 5 साल, क्योंकि कैसा है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप, ऐसा 5.5 6 साल तक हमने पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप एमबीबीएस क्लियर करने के लिए पूरा किया। केडीएमसी में मैंने 2 साल में एज अ मेडिकल ऑफिसर करके फिर आफ्टर एमबीबीएस काम किया। रुक्मिणी भाई हॉस्पिटल में था मैं। रुक्मिणी भाई हॉस्पिटल में काम करते हुए मुझे ध्यान में आया कि ये सारे चक्करों में पड़ूंगा तो आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक दोस्त ने बताया कि एक ऐसा मुंबई का कॉलेज वगैरह रहते जो अलग अलग एंट्रेंस लेते, और एंट्रेंस के अंदर अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो आपको लग जाएगा जी। तो मैंने वो एंट्रेंस आफ्टर 2 साल उसमें दे दिया जी। और देने के बाद में मुझे अच्छा अनबिलीवेबली एक ऑर्थोपेडिक सीट, ऑफ्थेल सीट, पैथो सीट और अपना बहुत सारे सीट्स जो रहते थे वो लग गए हर जगह पे। क्या बात है। और मुझे सोच में आया था कि क्या करूँ। फिर मैंने एक ऑर्थो की सीट जो थी वो ले ली हरकिशन दास में जी। हरकिशन दास में मैंने 15-20 दिन वापस से ऑर्थो किया जी। फिर मुझे वापस वहाँ भी रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि थोड़ी अपनी अंदर की भी एक इनर वॉइस रहती है कि वी शुड डू इट और नॉट टू डू इट। करेक्ट। ऐसा हुआ कि वापस से मेरा जर्नी चालू हो गया केडीएमसी का। एक 5-6 महीने 10 महीने जाने के बाद में एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच ही रहा था कि कैसे मैनेज करूँ, कि पीजी कैसे करूँ, पापा को भी अपने साथ कैसे रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आया था। इतने में घर वालों ने डिसीजन ले लिया कि इसकी शादी कर दो पहले। तो ऐसे बीच आप में कुछ और सोच रहे हो, फैमिली कुछ और सोच रही है। फैमिली और सोच रही है कि ये कुछ अपने मन से कहीं भी कुछ भी कर रहा है, केडीएमसी जा रहा है वापस आ रहा है, ऑर्थो कर रहा है वापस आ रहा है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो उन्होंने सबसे किया कि इसका शादी कर दो जी। तो के बाद में शादी होने के बाद में हमारी वाइफ ने थोड़ा सा इंसिस्ट किया कि पीजी करना चाहिए करके। और वो संभाल लेंगी सारी चीज़ों को, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को देख लेंगी। बहुत तो मैटर करता है। हाँ, तो उसने थोड़ा सा रिसर्च किया, उसके वजह से मैंने फॉर्म्स भरे बहुत सारे जगह पे जाके कि क्या करना है, और वापस से एंट्रेंस क्रैक किया। और उस वक्त भी बहुत सारे 3-4 जगों पे मुझे ऑप्शंस मिल गए थे। लेकिन मैंने 2-3 साल में एक देख लिया था, मुझे सबसे अच्छा लगता था बच्चों के साथ में। तो छोटे बच्चों के साथ में मैं हमेशा खुश रहता था, ज्यादा रहता था। बहुत सारे बचपन से ही मैं देख रहा, मैं यंगस्टर था तभी मैं बच्चों के अंदर जाके उनके अंदर देखता था, फील करता था अच्छे से। तो फिर मैंने पीडियाट्रिक ब्रांच चुनी, और ऐसी जगह पे चुनी कि चिपलून के अंदर एकदम हिली रीजन है, उसके अंदर एक कॉलेज था। तो वहाँ पे वाला होलकर कॉलेज करके, अभी वो बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज बन गया है, बड़ा एमबीबीएस का भी जी। तो वहाँ पे उनको इस
बंदे की जरूरत थी कि जो पीडियाट्रिक के अंदर आए। उनके पास 3 साल से कोई था नहीं वहाँ पे, कोई हर लोग रिजेक्ट ही करते थे, वो जाते नहीं थे अच्छा। वहाँ पे अंदर रहने के लिए। आपका काम बन गया। हाँ, तो मुझे डबल काम बन गया, उन्होंने घर भी दिया रहने के लिए, क्या बात है! ओके, अपना काम भी हो रहा है और डिग्री भी मिल रहा था। ओके। तो उस हिसाब से मैंने देखा कि घर भी मिल रहा है, पापा भी रह सकते हैं मेरे साथ में उधर, वाइफ भी आ सोने पे सकती है। सुहागा हो गया हाँ, तो नहीं? सारी चीज़ें एक साथ मिल के आई, तो मैंने हुँ। ग्रैब कर लिया अपॉर्च्युनिटी सर वहाँ पे। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि इस फील्ड में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं? हर फील्ड में कुछ न कुछ चैलेंजेस रहते हैं, तो आप क्या-क्या फेस करते हैं रेगुलर लाइफ में? डेफ़िनेटली पीडियाट्रिक फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है कि जहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़े लोगों के अंदर अगर आप डॉक्टर का काम कर रहे हो, जी। तो उसमें कैसे रहता है, इट्स इंडिविजुअल कंसर्न। हुँ, लेकिन बेबी के अंदर जब आप काम करते हो तो पूरे फैमिली कंसर्न रहता है। सही बोल रहे हैं। एवरीवन इन द फैमिली इज़ लाइक कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हुँ, कैसा है, किसी का कुछ भी हो लेकिन बच्चों से झगड़ा नहीं होता है। हाँ। तो बच्चों से बहुत ज़्यादा पेरेंट कंसर्न्ड रहते हैं, उनके हाँ, ग्रैंड पेरेंट कंसर्न्ड रहते हैं, हुँ। आजू-बाजू वाले कंसर्न्ड और रहते हैं। सबको सबको स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पेसिफ़ाई करना पड़ता है। राइट। हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है। जी, जी। तो हुँ, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है कि समझाना पड़ता है कि क्या हुआ है, क्या हुँ, नहीं हुआ है। वो एक सिंपल जर्नी है और दूसरा क्या रहता है कि पीडियाट्रिक के अंदर आप अगर देखने जाओगे तो आपका पेशेंट आपसे ज़्यादा बात नहीं करता है। नहीं कर पा रहा है, राइट। उसको हुँ, बताने को इतना उसको बताना इतना इश्यूज़ कि वो बता नहीं पाता है कि कैसे उसको तकलीफ़ हो रहा है, क्या तकलीफ़ हो रहा है, एब्सोल्युटली। स्पेसिफ़िक नहीं बोल हाँ, टू पाता है। द पॉइंट नहीं बता ये पाता है, तो राइट। हमें ऐसी ट्रेनिंग दी हुई रहती है कि विदाउट उसके बोले, हुँ, उसके चलने के ढंग से, उसके देखने के ढंग से, जी, उसके बात करने के तरीके से, उसके बिहेवियर से, जी। वी हैव टू डायग्नोस आवर डायग्नोसिस। हाँ, बाकी हुँ, छोटी-मोटी डिफ़िकल्टीज़ रहती है, जैसे कि कोई सेटअप डालना है, कोई मैनेजमेंट करना है, रिसेप्शनिस्ट और ये सारी स्टाफ स्टाफ मैनेजमेंट की जो इश्यूज़ रहते हैं, छोटी-मोटी वो रहते हैं। हाँ, अभी नया एक डिफ़िकल्टीज़ फेस हुआ था कोविड के अंदर जी। कि पीपल वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। हाँ, घर से बाहर नहीं अगर पा घर रहे से हैं। बाहर नहीं निकल रहे थे, फिर भी तो ट्रीटमेंट तो देना है। देना ही है, तो करेक्ट। ऑन फ़ोन भी नहीं हो पा रहा था। तो जी, जी। हम पीडियाट्रिशियन ने फिर अलग-अलग सॉफ्टवेयर की ये ले ली, मदद ले ली, ओके, जिससे वीडियो कॉलिंग रह सकता है। हुँ, पहले तो मैं व्हाट्सएप कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग पे देखता था। फिर ओके, मुझे 3-4 अलग-अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए मेरे हुँ, पास में लैपटॉप के अंदर। जी, फिर जी। जहाँ से मेरा प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्टली वहाँ पे जाता है। ओके, टू द पॉइंट हर किसी के पास में अभी ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, नेटवर्क अवेलेबल है, तो वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन अभी ऑनलाइन अपना जाता है। जाता है, ओके। और अभी ऐसा हो गया कि उसकी वजह से वो डिफ़िकल्टी थी, हुँ, लेकिन अभी ऐसा कि ग्लोबल डॉक्टर बन गए हम लोग, क्योंकि करेक्ट, कोई भी इट्स आपको रीच लाइक कर सकता है। ग्लोबल कोई भी अभी बाहर से भी फ़ोन आते हैं तो हम प्रिस्क्रिप्शन ऑन वीडियो कॉलिंग दे नहीं, ये ये चैलेंजेस जी, पीडियाट्रिक्स के अंदर आते हैं, लेकिन उससे अपॉर्च्युनिटी क्रिएट हुए लाइक ट्रू। अभी मेरे पास में अमेरिका, जर्मनी वहाँ से पेशेंट्स कॉल करके वीडियो कॉलिंग और रियली? कंसल्टेशन ओरे! लेते हैं। क्या उसके बात है! वो डिफ़िकल्टी थी, लेकिन लाइक अभी मेरा अप्रोच बहुत बड़ा हो गया उसके जी, कारण। जी, जी। और ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। प्रॉब्लम जो आती है ना वो एक्चुअली अपॉर्च्युनिटीज़ लेकर आती हैं। परफेक्ट। तो दैट्स अ लर्निंग एक्चुअली फॉर सो डॉक्टर एवरीबॉडी। साहब आपकी लाइफ में ऐसा कोई रोल मॉडल जिसको आप सोचते हैं और मनन करते हैं तो आप चार्जअप हो जाते हैं। होता है ना हम डाउन फील करते हैं बट उनके बारे में सोचते हैं तो बहुत चार्जअप हो जाते हैं। तो ये है हमारी ज़िंदगी आप शेयर करेंगे? नहीं, वैसे तो देखो पहले से ही मैं बहुत सी पेट्रियोटिक फ़िल्में देखना, अच्छा, ओके। उसका रीडिंग करना, हुँ, मटेरियलाइज़ करना और जी, वॉर्स के रिगार्डिंग पढ़ना, जी। उसको बहुत सारे वॉर हीरो के बारे में पढ़ना। हुँ, हुँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर में बुक ही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। अच्छा, ये ओके। मैं बुक्स बहुत पढ़ता था पहले से ही, हुँ, अलग-अलग हुँ। इसके। और इसमें मैं जिस ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता हूँ, आरएसएस करके ऑर्गनाइज़ेशन जो आपको पता रहेगा जी, बहुत जी, सारे। जी। तो उसके अंदर मैं बहुत पहले से ही, यानी कि मेरा जब 10th हुआ तब से लेके आज तक रोज़ वो जाना, वहाँ पे जो कार्यक्रम चलते हैं रेगुलराइज़, उसमें उसके वो पार्टिसिपेट करना। पार्टिसिपेट करना, उसकी जी, वजह जी। से मैं हमेशा मोटिवेट होते रहता हूँ। जी, जी। तो वो एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो मुझे हमेशा पुश अप करते रहता है कि आप कर सकते और हो। ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा व्यक्ति व्यक्ति बोलेंगे तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं मेरे जी। इस जर्नी में, अभी इतने साल का जर्नी है, एक किसी के ऊपर तो बोल नहीं सकते। अच्छा, ओके। मेरे पापा तो जो है हुँ, वो सिचुएशन में मुझे हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा जी, जी। निकालते हैं। हुँ, उसके बाद में जो अगर बोलेंगे तो कई सारे यानी कि प्रवीण देशमुख करके एक है कि वो सुबह-शाम कुछ भी अगर सिचुएशन आते थे हमें, तो हमें मोटिवेट करने के लिए हमेशा खड़े रहते थे। ओके, और ओके। वो इट्स अ लाइव एग्ज़ाम्पल, हुँ, मैं बोलते हैं ना कि मुझे
XX ग्रेट मैन से इंस्पिरेशन मिला और जी, मैंने किया। जी। तो ये थोड़ा-सा मुझे फॉल्सिस लगता है कि किसी से ले सकते हैं इंस्पिरेशन, अच्छा हुँ, लग सकता है, हुँ। लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ आपको लाइव एग्ज़ाम्पल आपके सामने ना हो, हाँ, तब तक आप उसके अंदर नहीं कर सकते सही हैं। बात है, तो सही ये बात। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल थे मेरे लाइफ़ में सामने खड़े, हुँ, कि हुँ। जो मुझे दिखाते थे कि यस हम कर सकते हैं, अलग-अलग इसमें कर सकते हैं। गलतियाँ क्या हो रही है वो बताते हैं जी, जी। और करेक्शन कैसे कैसे करना है करना वो है? भी बताते हैं। किसी की लाइफ में ऐसी एक सिचुएशन आ जहाँ पे लगता है कि लाइफ थम सी गई है, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं लोग। तो क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आया था और आप उस सिचुएशन से कैसे लड़ के आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं? तो हमारी ऑडियंस के देखा साथ शेयर करना जाएगा चाहेंगे? तो हर किसी के लाइफ में स्ट्रगल्स तो रहता ही है, जी। थोड़ा बहुत, ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक है। लेकिन मेरे लाइफ में बोलेंगे तो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि मैं जब इंटर्नशिप कर रहा था, जी। सब भी इतना अच्छा चल रहा था, बहुत डिफ़िकल्टी से एमबीबीएस को घर का पहला बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। एक्सीलेंट। कि बाद में डॉक्टर बन रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए हुँ, ख़ानदान में, पूरे किसी का कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। जी। और ऐसे सिचुएशन में इंटर्नशिप के एंड होने से पहले ही मेरी माँ को हार्ट अटैक आया और वो तुरंत 1-2 दिन, 1 ही दिन में उनका देहांत हो गया। ओके। तो वो एक ऐसा सिचुएशन था कि जो सारी चीज़ों को यानी फिनिश कर देता था, हुँ, क्योंकि हुँ। बहुत सारे सपने रहते कि मैं ये करूँगा, पापा राइट। के लिए गाड़ी में घुमाऊँगा, मम्मी को। हाँ, ये रहता है बच्चों में, हाँ, तो यस। ये बहुत ऐसा सिचुएशन था कि जिसमें ऐसा लगे कि, और उस वक़्त मैंने डिसीज़न भी वैसा ही लिया उसके बाद में कि मैं नहीं आगे पढ़ूँगा ज़्यादा राइट। और जॉब करूँगा करके ऐसा किया। हुँ, हुँ। लेकिन बोलते हैं ना कि एक अंदर एक फितूर रहता है कि कुछ न कुछ करना है, कुछ जी, न जी। कुछ बनना है, जी, आगे जाना है। जी। और अपना तो पहले से ही था कि जो भी करना है जिससे अपने को अच्छा लगे, लोगों को काम आए, ज़्यादा कुछ का बड़ा करने की कोशिश अगर होती है और कर सकते हैं हम तो तो ज़रूर क्यों नहीं करेंगे। कर रहे हैं? हाँ। तो ये सारी सिचुएशन की वजह से थोड़ा डिमोरलाइज़ ऐसा हुआ था कि डिमोरलाइज़ भी हुआ था बहुत ज़्यादा कि 1 साल तो हम कोई सिचुएशन में ही नहीं थे कि क्या करना है, हुँ, क्या नहीं। हुँ। लेकिन स्लोली-स्लोली बोलते हैं ना कि बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस बाकी के इश्यूज़ रहते हैं जो देखते हैं हम लोग बाहर, सिचुएशन जो बाहर लोग फेस करते हैं जी। उनको देखते हैं। हुँ। कुछ पढ़ाई में मेरा इंटरेस्ट था, अलग-अलग बुक्स पढ़ता था, जी, जी। वो मुझे मोटिवेट करती गई स्लोली-स्लोली ओके। और मैंने वापस से फिर कमबैक किया वो सिचुएशन से। आपकी लाइफ में सक्सेस के क्या मायने हैं? हर आदमी का ना अलग-अलग नज़रिया होता है सक्सेस को देखने का। अलग जैसे किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को बंगला गाड़ी चाहिए। तो आपकी लाइफ में सक्सेस का क्या मतलब है? ज़रा उसके बारे में जी, बताएँगे? तो सक्सेस इज़ नॉट डिफाइन कि एक कोई चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते किसी एक ये हुआ तो सक्सेस हुआ। जी, मेरा तो ऐसा मानना है पहले से ही कि जहाँ फैमिली खुश रहे, जी। जिससे अपनी फैमिली खुश रहे और दूसरे को तकलीफ ना दें हम लोग, हुँ, वही सक्सेस के मायने रहते हैं। जी, और मेरे प्रोफ़ेशन वाइज़ आप सोचेंगे तो सक्सेस के मायने क्या करने हैं कि कौन से होने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है पहले से ही कि मैंने जी। बहुत छोटे उस क्लिनिक से शुरुआत की थी। हुँ, हुँ। एक 70 स्क्वायर फीट के क्लिनिक से मैंने शुरुआत की थी, अभी जाके मेरा थोड़ा-सा बड़ा क्लिनिक हुआ है। जी, मुझे जी। बेबी फ्रेंडली क्लिनिक करना है कि जहाँ बेबी एंटर होते ही ना रोए। हाँ, किसी को ऐसा लगे ना कि वो एक क्लिनिक में हॉस्पिटल आए, में हॉस्पिटल हाँ, में आए हैं। करेक्ट। तो ऐसा क्लिनिक बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ जी, कि जी। जैसे प्ले रखूँ, बाहर में जैसे अभी ये क्लिनिक के बाहर आप देखेंगे कि बहुत सारे स्लाइड्स रखे हैं, कुछ प्ले टॉयज़ रखे हैं बच्चों के जी, लिए। जी। तो लाइक दिस कि एक बेबी फ्रेंडली बड़ा क्लिनिक अच्छे से सेटअप रखना, जिससे बेबी के लिए कोई तकलीफ ना हो, जी। ऐसा ऐसा क्लिनिक मैं हमेशा मेंटेन करना डॉक्टर चाहता हूँ। साहब इस मुकाम को पाने में आपके पीछे काफ़ी लोगों ने आपको हेल्प किया होगा पढ़ाई में या किसी भी तरीके से। तो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उन किसी को भी थैंक्स बोलना चाहते हैं? स्वीट सा मैसेज देना चाहते हैं? डेफ़िनेटली मेरे जो मेंटर थे, जी। जो जहाँ इस जर्नी के अंदर, तो मेरे पिताजी जिनको मैं अन्ना करके बुलाता हूँ, अच्छा। वो, और बाकी फ्रेंड्स फैमिली तो है, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं यूजी के ज़माने के। जी, जी। बहुत 7-8 बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जो अभी तक फ्रेंडशिप में हम अच्छे से सब एक-दूसरे को हेल्प करते हैं, वो सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। जी। मेरे वाइफ़ जो मेरे साथ में हमेशा खड़ी रहती है, किसी भी सिचुएशन में, तो उसको वेरी थैंक्स बोलना नाइस। चाहूँगा। हुँ, हुँ। और बाकी बोलेंगे तो जैसे मैं बोला कि पहले से जो ऑर्गनाइज़ेशन में काम करता हूँ, उनके अंदर के जो मेरे सारे जो ध्यान रखने वाले लोग हैं, जी। उन सारों को मैं थैंक्स बोलना सो चाहूँगा। डॉक्टर साहब अपार्ट फ्रॉम दिस पीडियाट्रिशियन जॉब जो आप कर रहे हैं डॉक्टर का,
उसके साथ साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे हैं आप, जरा हमारी ऑडियंस को बताएंगे? डेफिनेटली अभी देखेंगे कि मैं बहुत राइटअप करता था अगेंस्ट चाइना और बहुत सारी चीज़ों के अंदर फेसबुक के और इसके ऊपर। ऑसम। तो वो उसके वजह से मुझे हमेशा ध्यान आता था कि मैं लिखता तो हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे ऑप्शन देना चाहिए। जी तो मैं बच्चों के अंदर पीडियाट्रिशियन हूँ, तो मेरा पहला फोकस गया कि लॉट्स ऑफ जो खिलौने हैं जी जी, वो सारे चाइना से इंपोर्ट होते हैं, प्लास्टिक के बहुत बड़ी हैं बात है, यस। और जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं बच्चों या के लिए। या तो इट्स नॉट अबाउट कि एनी हेट्रेड और वैसे, मुझे एक ऑप्शन देना था अच्छा। जी तो जी दैट्स व्हाई मैंने एक वुडी टॉय करके मेरा एक छोटा-सा एक वेंचर चालू किया है अभी-अभी कुछ जी। महीने पहले ही। हम्म, और वो उसके अंदर मैं ऑथेंटिक वुडन टॉयज़ जो रहते हैं उसका एक जगह एक पूरा एक अभी बहुत सारी जगहों से लाइक दिल्ली है हम्म, और कर्नाटक के कोई प्लेसेस है ओके। और नॉर्थ के अंदर भी बहुत सारे पॉकेट्स है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ज़िले हैं जहाँ पे छोटे-छोटे घरों के अंदर ये वुडन टॉयज़ बनते हैं। बनते हैं। और ये वुडन टॉयज़ के अंदर फिर मैंने एक वेंचर चालू किया है वुडन टॉयज़ करके। जी, और ये ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ पे भी प्लेटफ़ॉर्म है वहाँ पे प्रमोट करके उन्हें बेचने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं ये इनका ये डिटेल भी दूंगा वीडियो में इनसे लेके, ठीक है। बहुत अच्छा वेंचर है सर। ये एक्चुअली ये कंसर्न भी है मेरा, एज ए पेट्रियाटिक मैं भी यही चाहूँगा कि मेरे देश के लोग ही बेचें और मेरे देश के लोग लें, रादर देन बाहर से कोई चीज़ आए। तो और ये ना वुडन टॉयज़ हैं, तो प्लास्टिक की चीज़ आप जानते हो चाइना जो आता है मोस्टली चीप रहता है क्वालिटी। ये वुडन टॉयज़ है ना, आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं आने वाले, बच्चे मुँह में डालेंगे कुछ नहीं होने डेफिनेटली, वाला है। डेफिनेटली। तो डू सपोर्ट डॉक्टर साहब, मैं उनका थैंक्स। डिटेल्स दूँगा। दैट इज़ अ वेरी नाइस कॉल। इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ना हम एक सोशल मैसेज भी देते हैं। हमारे समाज में छोटी-छोटी जो भी मुझे ऑड लगता है या देखने को मिलता है, तो मैं अपने गेस्ट से पूछता हूँ। डेफिनेटली। तो आजकल का एक कल्चर निकला है ना, जो घर में बच्चे रहते हैं, वो ना अपने पेरेंट्स को हेल्प नहीं करते हैं। उनको कुछ बोला जाए तो बुरा मान जाते हैं, मैं नहीं, ये मेरी करनी चीज़ है, मेड लगाओ। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? हम अपने बचपन में ऐसा बोलते नहीं थे अपने पेरेंट्स को। नहीं, ये गलती शायद से बच्चों के ना होते हुए पेरेंट की थोड़ी-सी गलती है ना? लगती है मुझे, हुँ, क्योंकि बच्चों को मोल्ड करना बिहेवियर के अंदर वो अपना 100% पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट, हम उनको जैसा एनवायरनमेंट देंगे वैसे वो बिहेव करेंगे। करेक्ट, इट्स नॉट एब्सोल्युटली। अबाउट एनीथिंग लाइक अ चाइल्ड लेबर हुँ, इन होम। हुँ, आप घर के जो छोटे-छोटे काम हैं, हुँ, जानबूझ के हमें पता है कि हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जानबूझ के बच्चों को बताना चाहिए कि आप ये करो, हुँ, आप ये आपका जो होमवर्क है आप खुद करो। आजकल तो मैं देखता हूँ कि पूरा होमवर्क पेरेंट ही करके करे पेरेंटिंग जा रहे हैं। मेरे पास आके पेरेंट कंप्लेंट करते हैं, स्कूल में ये बताते हैं, वो बताते हैं। जी, जैसा भी गंदा हो, अच्छा हो, कैसा भी हो, उसी का काम है बच्चे का, जी, तो उसको ही करना चाहिए। जी, जी, घर के छोटे-छोटे काम अगर करेंगे तो ही वो बड़ा बोलते हैं ना कि कोई भी अगर चीज़ अच्छी बननी है कि शिल्पकार की कोई शिल्पकला कोई बढ़िया बनती है जब उसके ऊपर छीने हथौड़े आहिस्ता-आहिस्ता गिरते हैं। सही बात तो है। ये बनाना अपने को वही है। हुँ, तो उसके लिए जो कुछ हार्श मोमेंट भी रहेंगे तो हुँ, वो बच्चों के सामने आने ही चाहिए। आने चाहिए। उनको स्ट्रॉन्ग डॉक्टर बनाएँगे, साहब इस उनको मंच पे ना हम एक रैपिड फायर राउंड भी रखते हैं, जस्ट टू मेक इट लिटिल लाइट मोमेंट। तो मैं कुछ वर्ड बोलूँगा, आपके दिमाग में जो भी ख्याल आए, इमेज आए, जस्ट से इट स्पॉन्टेनियसली। तो मेरा पहला वर्ड है बीच या हिल स्टेशन। हिल स्टेशन अपना पास का माथेरान। अच्छा, ओके। तो हिल स्टेशन आपकी यस। प्रेफ़रेंस है। आपकी स्ट्रेंथ? मेरी स्ट्रेंथ मैं कोई भी काम पॉजिटिवली लेता हूँ। अच्छा, ओके, वंडरफुल। वीकनेस? ना नहीं बोल पाता, ना नहीं बोल पाते, हाँ, तो लोग फ़ायदा उठा लेते हैं फ़ायदा उठा कभी-कभी। लेते हैं बस। ओके। एलोपैथी या होम्योपैथी? आयुर्वेदिक? नहीं तो घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अ, क्योंकि मैडम जो है मैडम आयुर्वेदिक है। हाँ, मेरा इसमें सिंपल मानना है जिससे ट्रीटमेंट हो उससे लेना चाहिए। है ना? आयुर्वेदिक इन क्रोनिक फैक्टर आयुर्वेदिक इज़ प्रीटी गुड हुँ, एंड इन एक्यूट फैक्टर जिसमें तुरंत रिस्पॉन्स करना चाहिए, जी, वो उसके लिए एलोपैथी ही चाहिए। अच्छा। एंड व्हाट डू यू प्रेफर, चाय या कॉफ़ी? चाय, चाय, ओके, देसी प्रोग्राम का देसी अंतिम चरण है। तो बेसिकली हम लोग ना इसमें अपने गेस्ट से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मोटिवेशनल गाना या सॉन्ग गाएँ या डायलॉग बोलें जिसको सुन के वो खुद तो मोटिवेट होते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं। तो ऐसा कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे ऑडियंस नहीं एक सॉन्ग याद आता है मणिकर्णिका फ़िल्म का था शायद से। को? ओके। बहुत अच्छा लगता है मुझे, हमेशा मैं सुनते रहता हूँ। हुँ, हुँ। देश से है प्यार तो हर बार कहना चाहिए, जी, हम रहे या ना रहे भारत ये रहना चाहिए। क्या बात है। ये हमेशा मुझे एक कुछ ना कुछ देश के लिए करने के लिए प्रेरित करता है सॉन्ग। जी, जी। मुझे ना बहुत सारी कागज़ी बातें होती है, लिखावटी बातें होती है, लेकिन एक 2-3 लाइन पंच लाइन जैसे आती है और हमें कुछ ना कुछ करने के लिए
हमें मोटिवेट सर करती है। जरा आप अपने क्लिनिक के बारे में बताएंगे, आप क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? हमारे क्लिनिक के अंदर आप देखेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें, एक मेरी वाइफ का भी यूनिट है आयुर्वेदिक का, जी। वहाँ पे पंचकर्मा सेंटर चलता है पूरा तरीके से। और मेरा अगर पीडियाट्रिक के बारे में पूछेंगे तो पीडियाट्रिक के अंदर आप देखेंगे कि पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल जो रहता है एज पर गवर्नमेंट और प्राइवेट, जी। एवरी वैक्सीन इज अवेलेबल। ओके। देन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ओके। ऑफलाइन यानी कि कोई गांव में है अभी, अब मेरा रेगुलर पेशेंट, तो वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करके उनको प्रिस्क्रिप्शन मेरा ऑनलाइन उनके मोबाइल के ऊपर चला जाता है। ओके। तीसरा फैसिलिटी बोलेंगे तो यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट रहता है डे केयर जैसा, पूरा डे केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके। नेबुलाइजेशन रहा, इम्यूनाइजेशन रहा, मेडिसिन फैसिलिटी रहा, और जितने भी कोई आधुनिक या कोई अभी जो ट्रेंडिंग में जो ट्रीटमेंट है उसका प्रॉपरली गाइडेंस, और उसके हिसाब से किसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपको घिरेगी, इसका थ्रू आउट द गाइडेंस एंड उसके सारे लेटर बोलते हैं ना कि एड्रेस देना, या किसी को कहाँ तक गाइड कर सकते हैं पूरा उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में, ये पूरा काउंसलिंग पार्ट भी यहाँ पे अच्छे से होता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, अपना स्टोरी शेयर की, आपसे अप्स एंड डाउन्स जनता के साथ शेयर किए। इस प्लेटफॉर्म की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप और भी प्रोग्रेस करें लाइफ में। जाने से पहले आप कुछ छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? मैसेज तो देखिए, लाइफ में अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे सभी के, ऐसे नहीं कि मेरी जर्नी कोई स्पेशल है या कुछ है, लेकिन जब भी डाउनफॉल आता है या कुछ भी ऐसा लगता है कि जहाँ हम पूरा तरह से टूट जाएंगे, उसी वक्त में हमें अपकमिंग यानी कि बोलते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, काम करना चाहिए, हमेशा की तरह उसको कम बैक करने का हमेशा सोचना चाहिए। एवरी मॉर्निंग आपको सनराइज दिखेगा, एवरी मॉर्निंग आपके लिए एक नई राह मिल जाएगी एकदम। तो ये हमेशा दिमाग में रखना है कि सबसे बड़ी चीज अगर कोई कांस्टेंट चेंज, ओनली कांस्टेंट, हमें चेंज ही कांस्टेंट रह सकता है, तो चेंज ही अपने को आगे लेके जा सकता है। तो अपग्रेड रहना, लोगों के साथ बात करना, मिलना घुलना, डिप्रेशन को रहेंगे तो आगे दूर रखना, तो ये सारी चीजों की वजह से आप आगे जा सकते हो। आप आगे जाएंगे तो देश भी आगे जाएगा डेफिनेटली। थैंक्स, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। वेलकम सर, थैंक यू सो मच।